नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। तो देखो, हमने हमारे जो यूनिट चल रही थी पुष्पी पादपों का शरीर, पुष्पी पादपों का शरीर के अंदर हमने उत्तक देख लिए थे। उत्तक के अंदर हमने क्या देखा, विभज्योतकी उत्तक देख लिया, उसके प्रकार देख लिए थे। और फिर जो हमारा स्थायी उत्तक था उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत नॉलेज देखा था, और आज हम इसको स्थायी उत्तक को पूरी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उत्तक यानी दो प्रकार के उत्तक होते हैं। कौन कौन से? पादपों के अंदर दो प्रकार के उत्तक। कौन कौन से? एक आपका विभज्योतकी उत्तक या विभज्योतक उत्तक, या जिसको एक और नाम दिया था मेरिस्टेम उत्तक, ठीक है, या मेरिस्टेमेटिक उत्तक। और दूसरा है स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू हम पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू के सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य लक्षण क्या है। इनके सामान्य लक्षण की यदि हम बात करें तो ये क्या है, विभाजन की क्षमता नहीं होती। इनकी जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन नहीं करती है। हमने विभज्योतक उत्तक के अंदर क्या देखा था कि उनकी जो सभी की सभी कोशिकाएं लगातार क्या करती रहती है, विभाजन करती रहती है। ठीक है, लेकिन जो स्थायी उत्तक है वो विभाजन नहीं करती है, उसके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, फिर दूसरा है विभेदित उत्तक। दूसरा इसका लक्षण मतलब विभेदित। मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर के अंदर और उसके बाद जो दूसरा था उस दोनों में मैंने आपको बताया था विभेदित तथा अविभेदित में अंतर। विभेदित कहें तो यानी कि हम अंतर समझ सकते हैं कि जैसे इसके अंदर क्या है कि कोशिकाओं का समूह है जो एक निश्चित कार्य करेगा, जिसको हम अलग पहचानेंगे। और ऐसी पहचान आपके विभज्योतक उत्तक में नहीं थी, इसलिए वो कैसा था, आपका अविभेदित उत्तक था। ठीक है, तो ये कैसा है, विभेदित उत्तक है। फिर तीसरा है इसका विभज्योतक उत्तक। देखो, ये मैंने पहले भी बताया था कि विभज्योतक उत्तक ही किसका निर्माण करता है, स्थायी उत्तक का निर्माण करता है। तो विभज्योतक उत्तक में किसकी क्रिया होगी, विभेदीकरण की क्रिया होगी। कि विभेदीकरण क्रिया के द्वारा क्या बनाएगा, स्थायी उत्तक बनाएगा। किस तरह से, जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा, जैसे ये एक कोशिका युग्मनज मान लिया और इनके अंदर बारंबार विभाजन होता गया, जिससे कई सारी कोशिकाओं का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, अब ये सभी कोशिकाएं बार बार विभाजन कर रही है, लगातार विभाजन कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे कोशिका के समूह को हम क्या कहेंगे, विभज्योतक उत्तक। लेकिन फिर क्या है, जो पीछे की आगे की तरफ क्या हो रहा है, इसके अंदर विभाजन होता जा रहा है, और पीछे की जो कोशिकाएं हैं, मान लिया ये कितनी 6 कोशिकाएं मिलकर इन्होंने एक कार्य, निश्चित कार्य करना स्टार्ट कर दिया, या इसमें कार्य का डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे इन 6 ने एक कार्य किया, इन 6 ने एक कार्य किया। ठीक है, इस प्रकार से एक अलग अलग कार्य करने लग गए। तो ये किसके अंदर परिवर्तित हो गए, यानी ये कार्य करने लग गए तथा अपने में विभाजन की क्षमता खो दी। यानी कि ये कोशिकाएं, ये जो ऊपर की 6 और ये जो बीच की 6 कोशिकाएं हैं, ये अब विभाजन नहीं करेगी। इन्होंने क्या कर लिया, अपना रूप को स्थायी कर लिया, सिर्फ अपना एक कार्य करने लग गए। ठीक है, जैसे इन्होंने ये कार्य किया, अपना कार्य करने लग गए, और ये अपना कार्य करने लगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, स्थायी उत्तक का निर्माण कर दिया। और ऐसी क्रिया को, यानी विभज्योतक उत्तक से स्थायी उत्तक के निर्माण की क्रिया को क्या बोला जाता है, विभेदीकरण कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम चलते हैं आगे कि ये कोशिका जीवित या मृत हो सकती है। कौन सी? स्थायी उत्तक की कोशिकाएं जीवित या मृत हो सकती है, वो हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ भी बता देती हूँ कि जीवित क्या होती है। कि एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर क्या है, जीव द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक, सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, तथा उसके अंदर क्या होती है, सभी की सभी जैविक क्रियाएं हो रही है, वो क्या कहलाएगी, आपकी जीवित कोशिका कहलाएगी। लेकिन यदि जिस कोशिका के अंदर ऐसा कोई जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, सिर्फ क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, न ही कोई जैविक क्रियाएं हो रही है, इसके अंदर जीव द्रव्य ही नहीं होगा, तो वो जैविक क्रियाएं कहाँ से करेगी। ठीक है, तो ऐसी कोशिकाओं को क्या कहेंगे, मृत कोशिकाएं कहेंगे। मृत है लेकिन पादप का अंग है, पादप का भाग बना रही है, और पादप को वृद्धि करने या उनको सहारा प्रदान करने में सहायता कर रही है। वो हम पूरा डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आप मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मैं अंत में आप लोगों को जितने भी ये उत्तक है, स्थायी तथा विभज्योतक उत्तक है, इसको आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। पौधे के अंदर कौन सा उत्तक कहाँ पाया जाता है तथा कौन सा उत्तक क्या कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं स्थायी उत्तक के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्थायी उत्तक के प्रकार। इसके उत्तक के प्रकार यदि हम देखें तो एक तो सरल स्थायी उत्तक होता है, एक जटिल स्थायी उत्तक होता है। यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू और ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब देखें इसके अंदर जो सरल स्थायी उत्तक है या जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो फिर से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, और आपका जटिल स्थायी उत्तक है वो भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जाइलम और आपका क्या है? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, तो ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जाइलम को एक दूसरा नाम दारू भी बोला जाता है, लेकिन आपको जाइलम तथा फ्लोएम इस तरह से ही याद रखना है। और कभी कभी क्या है नाम दूसरा दे देते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि जाइलम को दारू बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी यही होगा, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम यही नाम होगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी यही है। तो अब देखिए, सबसे पहले याद करिए स्थायी उत्तक। यानी सबसे पहले हमने क्या देखा? उत्तक। उत्तक कितने प्रकार के? विभज्योतक उत्तक तथा स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक फिर कितने प्रकार के? आपके 2 प्रकार के। कौन कौन से? सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। तो जो सरल स्थायी उत्तक है वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और आपका जो जटिल स्थायी उत्तक है वो 2 प्रकार का। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। इस तरह से आप याद रखना और अपने माइंड में इसकी इमेज बना लो कि हाँ ये इस तरह से है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक आध जरूर आ जाता है इस स्थायी उत्तक से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और आपके कंपटीशन के एग्जाम की तरफ से और 11th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों हम इनके प्रत्येक के लक्षण तथा किस प्रकार से इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसके अर्थ मैं बता देती हूँ। पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा को बोला जाता है मृदुतक। पेरेनकाइमा को क्या बोला जाता है? मृदुतक। और कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा को बोला जाता है स्थूल कोणोतक। क्या बोला जाता है? स्थूल कोणोतक। और स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा को क्या बोला जाता है? दृढ़ोतक या लिग्निफाइड। ये भी मैं बताऊंगी कि लिग्निफाइड इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये क्या है? दृढ़ोतक। स्क्लेरेनकाइमा इसको बोला जाता है दृढ़ोतक, यानी ये इसके इंग्लिश वर्ड है और ये इसके हिंदी में अर्थ है। तो सबसे पहले इसके जो शब्द है उनका अर्थ मैं बता देती हूँ, जिससे आधे लक्षण तो आपके यही कवर हो जाएगी। कैसे? देखिए, मृदुतक नाम से ही पता चल रहा है, मृदु यानी कोमल, मुलायम। तो कौन से भागों में पाए जाएंगे? एक पादप के कोमल तथा मुलायम भागों में क्या पाया जाएगा? आपका मृदुतक पाया जाएगा, पेरेनकाइमा पाया जाएगा। ठीक है, तो एक पादप का कोमल तथा मुलायम भाग कौन सा होता है? कौन सा होता है? आपकी पर्ण। पर्ण के अंदर ये पाया जाता है पेरेनकाइमा। पूरे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसके जो नाम है उसके अर्थ हम देख लेते हैं। तो देखो, स्थूल कोणोतक, स्थूल कोणोतक यानी जिनके कोण किनारे, जिनके किनारे क्या हो? मोटे हो। जिन उत्तक के किनारे मोटे हो उनको क्या कहते हैं? या जिनके कोण मोटे हो, कोण या किनारे, उसकी पूरी डिटेल से मैं बताऊंगी आगे, लेकिन यहाँ याद रखो कि इनके किनारे मोटे हो, ऐसे उत्तक को क्या कहते हैं? कोलेनकाइमा या आपका स्थूल कोण उत्तक। ठीक है, अब देखो स्क्लेरेनकाइमा जिसको क्या कहते हैं? दृढ़ोतक। दृढ़ यानी कठोर भाग। ठीक है, दृढ़, कठोर, मजबूत। तो पादप के ऐसे कौन से कठोर तथा मजबूत भाग हैं? जैसे तना हो गया। ठीक है, तो तना क्या है? मजबूत है, टहनी उसकी शाखा, वहां क्या पाए जाते हैं? ये स्क्लेरेनकाइमा पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। तो आइए, सबसे पहला है पेरेनकाइमा। ठीक है, पेरेनकाइमा के अंदर सबसे पहले मैंने बताया मृदुतक, यानी ये क्या होगा? आपके कोमल भागों में पाया जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक मुलायम, सबसे अधिक पाया जाने वाला एक पादप के अंदर यदि पूछ लिया जाए कि एक पादप के अंदर
कौन सा स्थायी ऊतक सबसे अधिक पाया जाता है? तो कौन से प्रकार का स्थायी ऊतक, या ऐसे पूछ लेते हैं कि एक पादप में सरल स्थायी ऊतक सबसे अधिक कौन सा है, या एक पादप के अंदर कौन सा सबसे अधिक स्थायी ऊतक है? तो कौन सा है? आपका पेरेन्काइमा या मृदु ऊतक सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। आप देखिए एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर क्या है, बहुत सारी पत्तियां दिखेगी आपको, कितनी सारी पत्तियां दिखेगी, और वो सभी पत्तियों के अंदर क्या होता है, आपका मृदुतक भरा पड़ा है। मृदुतक की कोशिकाएं मिलकर ही क्या बना रही हैं, पत्तियों को बना रही हैं। ठीक है, अब देखिए मुलायम भागों में मैंने बता दिया, तो इसमें मुलायम भाग क्या है, पर्ण। ठीक है, फिर देखिए ये जीवित ऊतक हैं, तो देखो ये क्या है, क्योंकि इनकी कोशिकाओं के अंदर भरपूर मात्रा में जीवद्रव्य पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, तो ये कैसा ऊतक है, जीवित ऊतक है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, जैसे इसकी कोशिका भित्ति कैसी होगी, पतली होगी। और मैं बता देती हूँ कि कोशिका पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज। आप पूछे कि ये सेल्यूलोज क्या है, तो ये आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो हमने पढ़ा था ना पाचन तंत्र के अंदर, वो ही कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसीलिए तो हम क्या खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। क्यों? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, भरपूर मात्रा में, तो आपके ये पादप है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी कोशिका भित्ति पतली क्यों पड़ी, क्योंकि सेल्यूलोज का जमाव कम हुआ, यानी कि जो सेल्यूलोज है वो कम मात्रा में इनकी यहाँ पाया जाता है, इसलिए इसकी कोशिका भित्ति क्या पड़ गई, पतली पड़ गई, यानी पतली है। इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज कम पाया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ मैं आपको कि सेल्यूलोज एक ऐसा पदार्थ है, सेल्यूलोज एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा कार्बनिक पदार्थ है। कौन सा? कार्बनिक पदार्थ। अब देखो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है, तो मैं सरल भाषा में बताती हूँ कि ऐसा पदार्थ जिसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन की मात्रा पाई जाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे, कार्बनिक पदार्थ। और ऐसे पदार्थ जिसके अंदर कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। तो कार्बोहाइड्रेट आपका क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन पाया जाता है। तो सेल्यूलोज भी एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। तो ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ, कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला, आप लिख लेना, नोट कर लेना, अपनी पेन कापी साथ में रखना। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ, यानी कि पृथ्वी पर जो कार्बनिक पदार्थ है, ऐसा कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कौन सा है, आपका सेल्यूलोज, याद रखना। ठीक है, फिर इसके लक्षण हम देखते हैं आगे, यहाँ मैंने लिखे हैं। तो इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, इनकी कोशिकाएं गोलाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, जैसे मैंने ये गोल बना ली, और अंडाकार जैसे थोड़े से अंडे के रूप में, अंडाकार लंबाकार हो सकती है, जैसे इस तरह से ये लंबे छड़ के समान हो सकती हैं। ठीक है, बहुकोण हो सकती हैं। ठीक है, कैसी हो सकती है, बहुकोण। तो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं याद रखना 4 प्रकार से हो सकती है। कौन कौन सी? गोलाकार, अंडाकार, लंबाकार और आपकी बहुकोण। ठीक है, बहुकोण यानी कि इसके अंदर देखो कई सारे कोण पाए जाते हैं। ठीक है, फिर यदि हम देखें कि इनकी कोशिकाएं जो है वो क्या है, समव्यासी होती हैं। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि मैडम ये ऐसे कैसे बता दिए, यहाँ तो आपने छड़ के आकार की बता दी, और फिर आपने कह दिया अंडाकार बता दी, और आपने क्या बता दिया, गोलाकार बता दी। ठीक है, और आपने क्या बता दी, बहुकोणिक बता दी। फिर इनका व्यास समान कैसे होगा, तो लगभग समान आकार की, यानी ये देखो समान व्यास की, आकार की नहीं, समान व्यास की, ये जो इसका व्यास होगा वो लगभग समान होगा। आकृति नहीं देखनी है, मैंने सम आकार की नहीं कही है, मैंने क्या कहा है, समव्यासी कोशिका। तो इसकी कोशिकाएं जो है वो क्या है, समव्यासी होती हैं। तो आप छोटे छोटे वर्डों पे ध्यान दीजिए कि कई बार क्या है, परीक्षा में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है, लेकिन अपन क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपन सोचते हैं कि इतने सरल क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे, और वो हम याद नहीं करते हैं, जिससे हम क्या है, परीक्षा में उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो सरल से सरल है वो भी पढ़ना है, और उसका थोड़ा कठिन है वो भी पढ़ना है। ठीक है,
तो अब देखिए ये समव्यासी समझ में आ गया। अब देखो अंतर कोशिकीय अवकाश कम पाया जाता है किस तरह से, जैसे ये देखो इस तरह से, ये क्या है, कोशिकाएं मिलकर, कोशिकाओं का समूह है मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। और एक मैंने ये बनाया है, थोड़ा छोटा बना देती हूँ, या दिख नहीं रही होगा, यहाँ बना देती हूँ। जैसे ये देखो एक मैंने ये बनाया, अब देखो इसके अंदर क्या है कि कोशिकाओं के बीच बीच में क्या पाया जाता है, मेरे वर्ड को ध्यान दो कि कोशिकाओं के बीच बीच में, यानी 2 कोशिकाएं इस तरह से हैं या 4 कोशिकाएं हैं, उसके बीच में जगह जो खाली रह गई, कोशिकाओं के बीच में जो जगह खाली रह गई उसको क्या बोला जाता है, अंतर कोशिकीय अवकाश। अंतरा कोशिकीय मत कर दीजिए, अंतर कोशिकीय अवकाश। यदि आप अंतरा कोशिकीय कर दोगे तो क्या होगा बताऊं कि अंतरा कोशिकीय कर दोगे तो जो कोशिका है उसके अंदर के अवकाश, कि एक कोशिका के अंदर का अवकाश, और हमको एक कोशिका के अंदर के अवकाश को नहीं देखना है, हमको क्या देखना है कि जो कोशिकाओं का समूह है उन कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है, अवकाश बहुत ही कम पाया जाता है। ये अवकाश कैसा होता है, कम होता है। जैसे ये यहाँ बड़ा है, लेकिन जैसे मैंने यहाँ बताया, जो ये क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा अवकाश दिख रहा है, तो ये कम होगा। ठीक है, आई बात समझ में। फिर देखिए आगे, फिर आगे देखिए, ये है, एक है क्लोरेनकाइम और एक है एरेनकाइम। ये क्या है, पेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं हैं अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं अपने कार्य को चेंज करके, या वो अलग अलग कार्य बांट लेते हैं। तो उस आधार पे इनको, एक को क्लोरेनकाइम नाम दे दिया, एक को एरेनकाइम नाम दे दिया। किस तरह से मैं बताती हूँ। क्लोरेनकाइम यानी एक कोशिका है, उसके अंदर क्या है, हरित लवक है। हरित लवक है तो ये निश्चित ही ये कोशिका किसका कार्य करेगी, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की कार्य करेगी, और इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण इसका नाम पड़ा क्लोरेनकाइम। ऐसी कोशिकाओं का समूह जो है, ऐसे जो कोशिकाओं का समूह या उत्तक, इनको हमने क्या नाम दे दिया, क्लोरेनकाइम नाम दे दिया। ठीक है, एक कोशिका तो ये हो गई। एक कोशिका ने फिर क्या किया, इसके अंदर क्या भर गई, वायु भर गई। ठीक है, इस कोशिका के अंदर क्या भर गई, वायु भर गई। जैसे देखो जल के अंदर जलकुंभी आपने देखा होगा। ठीक है, आपने सोचा होगा कि जलकुंभी है जो पानी में तैर कैसे रही है। ठीक है, पादप है, पानी में तैर कैसा रहा है, वो डूब क्यों नहीं रहा है। तो एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए कि आपको मैंने 2 गुब्बारे दिए। ठीक है, एक गुब्बारे में मैंने कहा आप मिट्टी भर दीजिए। ठीक है, और एक गुब्बारे में मैंने कहा वायु भर दीजिए। ठीक है, तो जिस गुब्बारे में आपने वायु भरी उन दोनों, और मिट्टी भरी, उन दोनों गुब्बारों को मैंने कहा पानी में डुबो या पानी में छोड़ दो। तो कौन सा गुब्बारा डूबेगा, आपका मिट्टी वाला गुब्बारा नीचे डूब जाएगा, और जो वायु भरी थी वो गुब्बारा क्या है, पानी के ऊपर तैरेगा। तो ये किस कारण से हुआ, डेंसिटी के कारण, घनत्व के कारण। यानी मिट्टी का घनत्व क्या होता है, पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, जिससे वो नीचे बैठ गया। और जो वायु है उसकी डेंसिटी क्या है, पानी की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण वो तैरती है। ठीक है, तो डेंसिटी कम करने के लिए, पादप की डेंसिटी कम करने के लिए, यानी वो पादप जल के ऊपर तैरे। क्यों, क्योंकि उसको प्रकाश चाहिए, उसको बाहर की वायु चाहिए, इसलिए उसमें पानी में डूबेगा तो वो पौधा पनप नहीं पाएगा, और पनपने के लिए प्रकाश तथा वायु की आवश्यकता होती है। तो अब पौधे को कहाँ लाना है, ऊपर लाना है पानी पे। तो पानी पे लाने के लिए ये जो मृदुतक की कोशिकाएं हैं, ये क्या कर लेगी, अपने अंदर वायु को भर लेगी, और वायु को भर लेगी जिससे उस पौधे का डेंसिटी क्या हो जाएगी, जल की डेंसिटी से कम हो जाएगी। तो ऐसे मृदुतक को बोला जाता है एरेनकाइम। क्या बोला जाता है, एरेनकाइम। ठीक है, अब देखो कार्य क्या है, मृदुतक का कार्य पूछे तो देखो हमने क्या देखा, क्लोरेनकाइम। क्लोरेनकाइम में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिससे ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो एक तो जो मृदुतक है या पेरेनकाइम है, इसका क्या कार्य हो गया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। दूसरा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्लावकता। अब प्लावकता क्या होती है, प्लावकता होती है जल पे तैरना।
ठीक है, जिसमें जो पदार्थ जिसकी डेंसिटी कम होती है वो जल पे तैरने लगता है। ठीक है, तो प्लावकता प्रदान करना, किसको? पौधों को प्लावकता प्रदान करना। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पौधों को प्लावकता प्रदान करने में कौन सा उत्तक महत्वपूर्ण है या कौन सा उत्तक सहायक है। तो आपका पेरेनकाइमा, और इसके अंदर भी पूछे तो आपका क्या है? एरेनकाइमा। ठीक है, भूलोगे नहीं, याद रखना। अब देखो, एक कार्य है इसका संग्रहण उत्तक भी बोला जाता है इसको, कि ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या करता है? पादप भोजन बनाता है। अब भोजन बनाएगा तो वो भोजन को साथ साथ में स्टोर भी करेगा। क्यों? क्योंकि इस पादप के सभी भागों तक पहुंचाना होता है, तने तथा टहनी के पास, शाखाओं के पास। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये भोजन बना बना के क्या करता जाता है? इकट्ठा करता जाता है, संग्रह करता जाता है। तो इसलिए इस उत्तक को क्या नाम देते हैं? संग्रहण उत्तक देते हैं। तो आई होप आपको पेरेनकाइम या मृदुतक अच्छे से समझ में आ गया होगा। भूलना नहीं है, याद रखना है। इस तरह से जो मैंने इनके पॉइंट बताए हैं, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और कैसे भी यदि आपने ये अच्छे से समझ लिया, अच्छे से दिमाग में बैठा लिया, तो कैसे भी क्वेश्चन बना के दे दो, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सही होंगे। अब कुछ बच्चे हैं जो मेरे को बोल रहे हैं कि मैडम आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्या करवाओ? क्वेश्चन करवाओ। तो देखो, डायरेक्ट आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर तो वो एक रटाफिकेशन वाली बात हो जाएगी कि आपको सिर्फ क्वेश्चन रटना है। अब सोच के देखो, जो मैंने क्वेश्चन करवाए, यदि उस क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन या बहुत कम क्वेश्चन आए या 2-4 ही क्वेश्चन आए, तो फिर क्या होगा? इतनी मेहनत की हुई बेकार। लेकिन हमने क्या किया कि जो हमने पढ़ा पूरा कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ा। मैं ये नहीं कहती कि आप 100% पढ़ो। आप बोल रहे हो एग्जाम नज़दीक है, टाइम बहुत कम है, तो इतने टाइम में हम कोर्स कैसे कवर करें? तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको पूरा का पूरा कोर्स ही 100% कवर करना है। और कवर करो, ये भी नहीं कहती कि कवर करो, लेकिन आप ऐसे कवर करो कि वो आपके याद रहे। 100% कवर करते हो आप किस तरह से कि जल्दी जल्दी इसकी मतलब नज़रों से देख लूँ, एक बार नज़रों से देख लूँ तो क्या पता कुछ सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे तो नहीं होगा, नज़रों से नहीं देखना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप आगे मत भागो, सिलेबस कवर करने में आगे मत भागो। आपके दिमाग में ये नहीं रखना है कि मेरे को अभी बस 4-5 दिन या 1 महीने के अंदर सिलेबस कवर करना है। नहीं, आप इस तरह से करो कि आप जितना कर रहे हो, यानी कम से कम 80-85% हम कवर कर लें, लेकिन वो इस तरह से कवर कर लें कि उससे कोई भी क्वेश्चन बना के दे दे तो अपन स्टिक उसका जवाब दे सकें। ठीक है, मैंने भी इसी तरह से तैयार किया। मेरे पास भी टाइम बहुत कम था, मेरे पास लगभग 1 महीना 20 दिन के करीब था। ठीक है, अब यही कंडीशन थी जो आपकी है वही थी कि क्या करूं, कोर्स पूरा कवर करूं या फिर कुछ ऐसा पढूं जिससे मेरे को सभी कंसेप्ट क्लियर हो। 1-2 दिन तो मैंने वो एक तकनीक अपनाई, जैसे जल्दी करती गई, या कभी मैंने ये देखा क्वेश्चन आंसर पढ़ लूँ तो उसमें मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, मतलब 2-3 दिन बाद में देखती तो वो क्वेश्चन एक भी हल नहीं होता और दिमाग में भी नहीं रहता। फिर मैंने दिमाग में सोचा कि जितना पढ़ूं वो कवर करती जाऊं, उससे मैं क्वेश्चन बना के देखती थी। जैसे मैंने 11th 12th की NCERT उठाई बायोलॉजी की, वो ही देखी। तो उसमें मैंने क्या किया, जैसे मैं लगभग मान के चलो आप 70-75% ही कोर्स कवर किया था, ज़्यादा नहीं किया, लेकिन इस तरह से कवर कर लिया था कि उसमें से कहीं से भी यदि कोई क्वेश्चन बना के पूछे तो मैं सटीक जवाब देती थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन आंसर की तरफ मत भागो, पढ़ो। मैं ये नहीं कहती क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ो, आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको ये पॉइंट टू पॉइंट करवा रही हूँ। ठीक है, मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 100% परीक्षा से 8-10 दिन पहले करवा दूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि 90-95% कोर्स हुआ तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जो मेरा ये किया हुआ, ये मेरा कोर्स करवाया है, जो मैंने ये बायोलॉजी का पढ़ा है, उससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं है। यदि आपने इसको ढंग से पढ़ा है,
यदि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, एक बार देख लिया बस ठीक है हो गया, ऐसे तो होने वाला नहीं। कम से कम आपको इसको 2-3 बार दोहराना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आप घर का काम कर रहे हो या कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो या खाना खा रहे हो, कुछ पास में रख लो, मोबाइल पास में रख लो, वीडियो को देखते जाओ, ठीक है। जब भी आप फ्री टाइम में हो तो फिर उसको और देख लो इस तरह से, ठीक है। या टाइम डिसाइड कर लो कि सुबह ये पढ़ना है, दोपहर को ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है, इस तरह से पढ़ लो। तो आप ये मत सोचो कि जल्दी से कोर्स पूरा कर लें, बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सिर्फ क्या सोचना है कि कंसेप्ट क्लियर करने हैं, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो याद हुआ है कि नहीं। महत्व वो नहीं रखता कि कितना पढ़ रहे हो आप, महत्व वो नहीं रखता कि आप कितना पढ़ रहे हो, महत्व वो करता है कि आपने क्या पढ़ा है और क्या ग्रहण किया है, कि आपने क्या पढ़ा है तथा क्या ग्रहण किया है, कि जो आज मैंने पढ़ा क्या मैंने वो पूरा का पूरा अपने माइंड के अंदर उतार लिया। यही सोच के यदि पढ़ोगे तो आपके डेफिनेटली क्वेश्चन हल होंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। दूसरा आता है हमारा कोलेन कायमा या स्थूल कोण उत्तक। दूसरा क्या है, स्थूल कोण उत्तक या कोलेन कायमा, ठीक है। तो देखो हमने नाम से ही देखा था कि स्थूल कोण यानी इनके कोण कैसे होंगे, किनारे कैसे होंगे, मोटे होंगे। कैसे कि इस कोशिका के किनारों पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। इस तरह से देखो, ये एक क्या है, कोशिका है। इस तरह से कई सारी कोशिकाएं बनी हुई है, ठीक है। तो देखो किनारे या कोण कौन से होंगे, हम क्या देखते हैं, ये एक क्या है, वर्ग, वर्ग की तरफ मानते हैं, ठीक है। तो इनके किनारे कौन कौन से होंगे, यही होंगे। इनके किनारों पर क्या हो जाएगा, ठीक है, इनके किनारों पर क्या हो जाएगा, याद रखो, नाम याद रखो, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज व पैक्टिन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, 2-3 बार दोहराओगे याद हो जाएगा। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, ठीक है। इनका क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। इसी कारण तो क्या है, इसको बोला जाता है स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक, स्थूल का अर्थ होता है मोटा और कोण, कोण यानी किनारा, कि जिन उत्तक का या जिन उत्तक की कोशिकाओं का किनारा क्या होगा, मोटा होगा, वो क्या कहलाएगी, आपके स्थूल कोण उत्तक कहलाएगी, ठीक है। तो देखो ये क्या होते हैं, जीवित उत्तक हैं, क्योंकि इनकी कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, केंद्रक तथा जीवद्रव्य और अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसा उत्तक है, एक जीवित उत्तक है, ठीक है। अब देखो आगे, अब ये है कोलेन कायमा में, इसकी कोशिका भित्ति मोटी, मोटी कहाँ, किनारों पर, इनकी कोशिका भित्ति किनारों पर मोटी। हमने क्या देखा था, पेरेन कायमा के अंदर क्या थी कि आपकी कोशिका भित्ति क्या थी, पतली थी, क्यों, सेल्यूलोज का जमाव नहीं हुआ। इनकी कोशिका भित्ति भी पतली है, सिर्फ क्या है, किनारों पर मोटा है, क्यों, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज में पैक्टिन का क्या हो गया, जमाव हो गया, ठीक है। फिर देखो इसके अंदर अंतर कोशिकीय अवकाश क्या होता है, अनुपस्थित होता है। यहाँ देखो, क्या आपको इन 4 कोशिकाओं के बीच में कोई अवकाश दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो इसके अंदर क्या है, अंतर कोशिकीय अवकाश क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसकी आकृति यदि देखें तो ये कैसा होगा, गोलाकार हो सकती है इसकी आकृति, अंडाकार हो सकती है, और कैसी हो सकती है, बहुकोणिक हो सकती है। जैसे मैंने इसको बहुकोणिक बना दूं इस तरह से, ठीक है, बहुकोणिक हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, और आपकी क्या हो सकती है, अंडाकार हो सकती है। एक और बता दूं कि जो मृदुतक की कोशिकाएं थी, मृदुतक की कोशिकाएं छोटी होती हैं, तथा जो आपकी कोलेन कायमा है या जो स्थूल कोण उत्तक है उसकी कोशिकाएं क्या होगी, थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, कि इसकी तुलना में इसकी कोशिकाएं लंबी होती हैं। ऐसे भी आपके जो क्वेश्चन हैं वो कथन वाले क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि पेरेन कायमा की कोशिकाएं छोटी होती है स्थूल कोण उत्तक से, या स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाएं पेरेन कायमा उत्तक से बड़ी होती हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ में हरित लव पाया जाता है, सभी कोशिकाओं में नहीं, मैंने क्या कहा, कुछ कोशिकाओं में, कुछ कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, हरित लव पाया जाता है। जैसे पर्णवृंत, आपने नहीं देखा कि एक पत्ती होती है, पत्ती के नीचे, जैसे मैं दिखा देती हूँ आपको, ये क्या है, ये आपकी पत्ती है, ये पर्ण दिख रही है, इस पर्ण के नीचे ये देखो डंडी दिख रही है, किस कलर की है, ग्रीन कलर की है, यानी हरे कलर की है।
हरे कलर के यानी इसके अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। तो इसकी कुछ कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। एग्जाम्पल है इसका पर्णवरिंत। ठीक है, तो ये किसका कार्य करेगी, हरित लवक पाया जाता है, तो इसकी कुछ कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती हैं। ठीक है, कार्य देखो, इनके कार्य दो तरीके के हैं। मुख्य कार्य यानी मेन कार्य क्या है इसका, मेन कार्य की यदि बात करें तो यांत्रिक सहारा प्रदान करना। तो ये मैं बता देती हूँ। ये तो देखो कहाँ पाया जा रहा था आपका पेरेन्काइमा, पत्तियों के कोमल भागों में पादप के। और ये कहाँ पाया जाता है, जैसे एक क्या है, नया नया पादप उत्पन्न हुआ है, ये नया नया आपने बीज बोया, वो नया नया पादप उत्पन्न हुआ है। तो अब जो पादप है यदि हवा चलेगी तो वो पादप इधर उधर गिरेगा। ठीक है, उसको, उस पादप को उस जमीन के अंदर खड़ा रहने के लिए या उसको सहारा प्रदान करने के लिए जो उसका तना तथा उसकी टहनी होती है या पर्णवरिंत है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, ये आपका कोलेनकाइमा पाया जाता है। जैसे एक पर्ण क्या होती है, एक पर्ण इस तरह से क्या लगी होती है पर्णवरिंत के द्वारा, जैसे मैं बता देती हूँ, ये एक पर्ण है, ये एक पर्ण है और ये क्या है, एक पर्णवरिंत के द्वारा किस पे लगी हुई है, इस टहनी पे लगी हुई है। अब देखो इसको क्या है, यदि ये नहीं हो तो ये टूट के गिर सकती है, या ये देखो इसको क्या है, सहारा प्रदान करने में सहायता कर रहे हैं, कौन, पर्णवरिंत। और इस पर्णवरिंत में क्या पाया जा रहा है, आपका कोलेनकाइमा या आपका स्थूल कोणोत्तक पाया जा रहा है। ठीक है, जैसे ये पादप नया उत्पन्न हो, मान लिया ये पादप एक नया उत्पन्न हो रहा है या नया पैदा हो रहा है, यदि इसके अंदर ये नहीं पाया जाएगा या इसके अंदर सभी के सभी मर्दूतक हो तो क्या ये पौधा इधर उधर नहीं गिरेगा। अगर ये इधर गिर गया पूरा तो इस बाकी भाग को प्रकाश कहाँ से मिलेगा या बाकी भाग को हवा कहाँ से मिलेगी। इसीलिए ये इसको क्या है, लचीलापन करता रहता है, यानी हवा आए तो हवा के झोंके के साथ एक बार इधर हो जाए और फिर इधर से तो इधर हो जाए, यानी टूटे नहीं, इसका तना टूटे नहीं, यानी इसको सहारा प्रदान करने का कार्य इसका है, मुख्य कार्य कोलेनकाइमा का। याद रखना ये, इससे क्वेश्चन बनेंगे, अंत में मैं एक क्वेश्चन भी बताऊंगी किस तरह का बनेगा। ठीक है, तो अब देखो दूसरा कार्य क्या हुआ, जैविक कार्य। जैविक कार्य यानी भोजन निर्माण। मैंने क्या कहा, कुछ कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक पाया जाता है तो ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है वही क्या है, जैविक कार्य। ठीक है, जहाँ प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन निर्माण की क्रिया हो रही है तो क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने ये कहा ये मार्कर है, क्या इसमें हरित लवक पाया जाता है, क्या ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है, नहीं कर सकता, तो ये क्या है, निर्जीव। और एक पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है या उसमें श्वसन वगैरह सब क्रियाएं जैविक क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, सजीव होता है या जीव होता है, इसलिए ये जैविक कार्य है इसका। ठीक है, अब देखो अब आता है हमारा तीसरा सरल स्थायी ऊतक, कौन सा, स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ोतक। इसको क्या बोलते हैं, दृढ़ोतक यानी मजबूत भागों में पाया जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है, दृढ़ यानी कठोर भागों में, एक पादप के कठोर भागों में पाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि कोशिका भित्ति इसकी क्या होती है, मोटी होती है। क्या है इसकी कोशिका भित्ति, जैसे मैंने यहाँ बनाई है, ये कोशिका है, इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। और क्यों होती है तो मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन, ये तो सभी के सभी पाए जाते हैं। जैसे यहाँ किसमें पढ़े थे हमने, कोलेनकाइमा के अंदर, यानी ये कोलेनकाइमा के अंदर सबके सब क्या पाए जाते हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन, वो भी पाए जाते हैं। लेकिन साथ साथ में इसके अंदर क्या पाया जाता है, लिग्निन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिग्निन। बस सिर्फ इसी स्क्लेरेनकाइमा के अंदर लिग्निन पाया जाता है, इसकी कोशिका भित्ति के अंदर लिग्निन पाया जाता है, बाकी इन दोनों में लिग्निन नहीं पाया जाता है। इसी कारण से इसको बोला गया लिग्निफाइड ऊतक। क्या कहा गया, लिग्निफाइड ऊतक। ठीक है, तो लिग्निन का जमाव किसके अंदर हो रहा है, स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति के अंदर हो रहा है। किसके अंदर, स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति के अंदर। तो इसके हम इसमें बोल सकते हैं कि इसकी कोशिका भित्ति क्या पाई जाती है, मोटी पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति पतली थी, इसमें भी कोशिका भित्ति पतली थी, लेकिन इनके कोणों पर क्या पाया जा रहा था, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज व पैक्टिन का जमाव पाया जा रहा था। सिर्फ कोणों पे कोशिका भित्ति पतली थी लेकिन कोणों पे जमाव था। और यहाँ क्या है, पूरी की पूरी कोशिका भित्ति क्या पाई जाती है, मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये ऊतक कैसे होते हैं, मृत ऊतक होते हैं, यानी मरे हुए, यानी कह दें
जैसे मैंने यहाँ देखो कोशिका बनाई है, क्या इसके अंदर मैंने कोई जीव द्रव्य वगैरह या जैसे इसके अंदर बनाया, इसके अंदर मैंने ये बना दिया केंद्रक और बाकी जीव द्रव्य, तो क्या मैंने इनके अंदर बनाया? नहीं। यानी कि इनकी कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, खाली एक कोशिका भित्ति होती है। और जिन पादपों की कोशिकाओं के अंदर या जिन कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति होगी वो कोशिकाएं क्या कहलाएगी? मृत कोशिकाएं कहलाएगी। और ऐसी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? मृत ऊतक। आई बात समझ में? तो इन तीनों में से कौन सा मृत ऊतक है? स्क्लेरेनकाइमा। बाकी जो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा क्या है? जीवित ऊतक है। ठीक है, फिर इसके कार्य देखते हैं, इनके मुख्य कार्य क्या है? किसके? स्क्लेरेनकाइमा का। इनका मुख्य कार्य है यांत्रिक सहारा प्रदान करना। क्या करना? यांत्रिक सहारा प्रदान करना। देखो यहाँ भी यांत्रिक सहारा प्रदान करना ही था मुख्य कार्य, लेकिन कौन से पादपों में? जो नए पादप थे या जिनके अंदर जीव द्रव्य था, यानी इन जीव द्रव्य के अंदर ये ऊतक पाया जा रहा था। जैसे पर्णवृंत में मैंने कहा कि एक पत्ती को क्या करता है? लचीलापन करता है, और एक पादप जो नया उत्पन्न हुआ है उसके तने के अंदर क्या पाया जाता है? कोलेनकाइमा ऊतक। लेकिन जो पादप बड़ा हो चुका है, ठीक है, जिनका तना क्या है? मजबूत है, या जिनकी टहनी मजबूत है, तो आपने देखा होगा उनका तना तथा टहनी के अंदर हरा कलर या हरित लौट नहीं पाया जाता है। वो क्या होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं। उसके मतलब क्या बोलते हैं, उनके बाहरी भित्ति उसके ऊपर ऐसे होती है, हम क्या है उनको उतारते हैं। वो क्या है? वो आपके दरिडोतक यानी स्क्लेरेनकाइमा है। उसको क्या बोलते हैं? हमारी भाषा में तो बोलते हैं छोटे, कि एक पादप के छोटे उतारते हैं। ठीक है, वो एक किसका पूजन होता है? एक दशा माता का, हाँ, दशा माता का पूजन होता है। अभी पीछे पूजन हुआ था, उसमें ऐसे बोला जाता है कि यहाँ से अंगुली से क्या उतारते हैं? एक पेड़ के छोटे उतारते हैं, पीपल के पेड़ के छोटे, सिर्फ अंगुली से उतारा जाता है। बोला जाता है दशा माता हर मनोकामना को पूरी करती है, तो दशा उतारती हैं। तो वो जो हम छोटे उतार रहे हैं ना, वो क्या है? वो आपके स्क्लेरेनकाइमा है, दरिडोतक है। ठीक है, तो क्या आपको वो लग रहा है उसके अंदर जीव द्रव्य है? वो कठोर भाग है, वो क्या है? मृत ऊतक है। ठीक है, तो उसका मुख्य कार्य क्या है? यांत्रिक सहारा प्रदान करना, क्योंकि वो पूरा तना ही उस तने के अंदर, तो हम देखेंगे वो जाइलम फ्लोएम है, वो तो आपका जटिल ऊतक हो गया। लेकिन जो बाहर का भाग है, जो मरा हुआ भाग है, वो क्या है? आपका कोलेनकाइमा। यानी वो क्या कर रहा है? एक पादप को, पूरे पादप ऊपर जो जितने भी पर्ण है, टहनी है, शाखा है, उसको क्या है? उसको वहाँ खड़े रख रहा है, या फिर उसको सहारा प्रदान कर रहा है। इसके अंदर अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? गर्त पाए जाते हैं। इसकी कोशिका जो है उसके अंदर गर्त पाए जाते हैं, और वो गर्त दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आच्छादी का गर्त और एक होता है सरल गर्त। इसमें आपको अंदर देखना है कि जैसे ये देखो छेद जैसे नहीं दिख रहा है इसके अंदर, ये छेद जैसा, कि छेद नुमा होगा। जैसे यहाँ से प्रवेश किया इस छेद से, तो ये गर्त गड्ढे नुमा संरचना दिखेगी। गर्त यानी गड्ढा। ठीक है, तो ऐसे गर्त को कहेंगे आच्छादी गर्त। और जैसे ये देखो सरल गर्त, बिल्कुल ऐसे सपाट सरल, इसको हम कहेंगे सरल गर्त। ये दो गर्त पाए जाते हैं इसके अंदर, स्क्लेरेनकाइमा के अंदर, स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका के अंदर। ठीक है, फिर आता है कि इसका आकार, विकास और उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक रेशे या तंतु, और एक को बोला जाता है दृढ़ कोशिका। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं दिया होगा, आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया है स्क्लेरोइड। क्या दिया है? स्क्लेरोइड। तो स्क्लेरोइड का अर्थ है दृढ़ कोशिका हिंदी में, कई बार दृढ़ कोशिका दे दिया जाता है नाम। ठीक है, तो इसमें क्या अंतर है कि रेशे या तंतुनुमा इसकी कोशिकाएं कैसी होगी? लंबी होगी, नुकीली होगी, संकरी होगी। यहाँ मैंने केंद्रक नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि ये मृत है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपका, इसका एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। आपने नारियल खाया, उस नारियल के ऊपर क्या उतारते हो आप? उसके जो रेशे उतारते हो ना, वो रेशे क्या है? ये आपके रेशे या तंतु जो है स्क्लेरोइड के रेशे या तंतु है। ठीक है, सॉरी, स्क्लेरेनकाइमा के क्या है? रेशे या तंतु है। ठीक है, फिर देखो दृढ़ कोशिका का एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। आपने चीकू खाए हैं, नाशपाती खाई होगी, तो चीकू, नाशपाती तथा एक इसके जो आपने चाय हमेशा पीते हो, चाय की जो दाने होते हैं ना, चाय बनाते हैं उसमें चाय पत्ती डालते हैं, तो जो चाय पत्ती, नाम से ही देख लो कि चाय क्या है? पत्ती, चाय पत्ती।
तो वो रियल में फल नहीं होते, वो क्या होती है आपकी चाय की पत्तियाँ। एक चाय का पेड़ है, उसकी पत्तियाँ, उस पत्तियों को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। सुखाने पर उनसे क्या है, दाने दाने निकलते हैं। उन दानों को बोला जाता है स्क्लेरेन काइमा, यानी जो चाय की पत्ती है वो कैसा उत्तक है, स्क्लेरेन काइमा। ठीक है। जो नाशपाती तथा चीकू आप खाते हो तो उसमें ऐसे दाने जैसा लगते हैं, जैसे ही आप खाते हो तो उसमें ऐसे लगता है दाने 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 आ रहे हैं। ठीक है। वो दानेदार या गुद्देदार जो भाग है वो क्या है आपका, किसका, दृढ़ कोशिका का उदाहरण है। किसका है, दृढ़ कोशिका का उदाहरण है। चाय पत्ती भी दृढ़ कोशिका का उदाहरण है, स्क्लेरेन काइमा की दृढ़ कोशिका का उदाहरण है। ठीक है। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो इनकी कोशिकाएं गोलाकार तथा अंडाकार होती हैं, और इधर आपके रेशे या तंतु की क्या होती हैं, लंबी होती है, नुकीली होती हैं और संकरी होती है, पकड़ी होती है। ठीक है, संकरी होती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा, और यदि आपको ये समझ में आया या आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। के अंदर बता देती हूँ कि किस तरह से कौन सा मृद उत्तक होता है तथा कौन सा आपका स्थायी उत्तक, और स्थायी उत्तक के अंदर भी आपका कौन सा कोलेनकाइमा है, पेरेनकाइमा है। तो ठीक है, अपन प्रैक्टिकली रूप में देखते हैं अब। ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने एक पादप की टहनी उखाड़ के लाई है। इसमें देखो बहुत सारी क्या दिख रही है, पत्तियां दिख रही हैं। यानी जो मैंने यहाँ बताया था कि आपको पेरेनकाइमा यानी मृद उत्तक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। स्थायी उत्तक के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा है, मृद उत्तक। तो ये देखो आपको दिख रही है, और इन पत्तियों में क्या भरा पड़ा है, आपका मृद उत्तक यानी पेरेनकाइमा। ठीक है। अब देखिए, अब जो ये टहनी के बाद में ये देखिए, ये जो पर्ण है, पर्णवृंत जो है, ये आपको दिख रहा है, पर्णवृंत है, ये पर्ण लगी हुई है, इसके साथ में ये पर्णवृंत लगा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा पड़ा है, आपका जो कोलेनकाइमा है। कौन सा, जो कोलेनकाइमा है वो किसके अंदर पाया जा रहा है, कोलेनकाइमा इन जो पर्णवृंत है, इन पर्णवृंतों के अंदर पाया जा रहा है। या फिर एक नया पादप अभी अभी उत्पन्न हुआ है जिसके तना तथा टहनियों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, अब जो स्क्लेरेनकाइमा कौन सा है, अब ये देखो स्क्लेरेनकाइमा, जैसे जैसे ये मैंने ऊपर से टहनी तोड़ी है, हालांकि इसके नीचे की जो टहनियाँ थी ये तो फिर भी ऐसे देखो, इसके अंदर जीवद्रव्य है, थोड़ा हम तोड़ के देखें तो ऐसे चिपचिपा पदार्थ निकलेगा या फिर द्रव जैसा पदार्थ निकलेगा। लेकिन कुछ सूखी हुई हम क्या तोड़ते हैं, टहनी। एक पादप के अंदर एक सूखी हुई टहनी होती है, वो आपका क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। या जो तना है उसका मोटा सारा तना है वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। तो ठीक है, आपको समझ में आया। उसके अंदर मृद उत्तक कौन सा है, इन पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है, मृद उत्तक, और इनके पर्णवृंत जो दिख रहे हैं आपको, या फिर एक नए पौधे के अंदर तना जो टहनी वो है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, कोलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो एक यानी कि जो क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है, वो क्या कहलाता है, स्क्लेरेनकाइमा कहलाते हैं। इनके दोनों मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया। फिर देखो आपको, हाँ, जो विभज्योतक है वो बताती है। विभज्योतक आप इसके अंदर ये मत सोचो कि यहाँ इनके अंदर विभज्योतक पाया जाता है, इन पर्णों के अंदर नहीं। आपको मैंने बताया था कि एक तो शीर्ष भाग में जहाँ से पादप वृद्धि कर रहा है, यानी 3-4 इस तरह से टहनी लगी हुई है। मान लिया ये क्या लगी है, एक टहनी ये हो गई, एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, बाकी ये पूरी टहनी नहीं है। ये एक टहनी हो गई, इधर ये एक टहनी हो गई, इधर ये एक टहनी हो गई। इन टहनी का जो शीर्ष भाग पाया जाता है, कौन सा, शीर्ष भाग, जिसकी कोशिकाएं क्या कर रही है, लगातार विभाजन कर रही है। ठीक है, इनकी कोशिकाएं क्या कर रही है, लगातार विभाजन कर रही है। इनके शीर्षों पर क्या पाया जाता है, विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। वैसे ही ये एक ऊपर के प्ररोह तंत्र के अंदर, वैसे ही मूल तंत्र के अंदर भी मूल के शीर्ष भागों पर क्या पाया जाएगा, विभज्योतक पाया जाएगा। तो अब कंफ्यूज नहीं होगे, विभज्योतक कहाँ पाया जाता है, स्थायी उत्तक कहाँ पाया जाता है, उसके अंदर भी पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और बता दूं, जटिल उत्तक कहाँ पाया जाता है। तो जटिल उत्तक क्या है, जो आपको एक मोटी सी शाखा या टहनी जो दिख रही है, ये एक मोटी, इस मोटी टहनी के अंदर ऊपर वाला भाग तो क्या है, ये या तो कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा पाया जाएगा। यानी सूखा हुआ जो जीवद्रव्य नहीं है, जीवद्रव्य नहीं होगा तो वो तो क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा। यानी इस स्क्लेरेनकाइमा को छोड़कर इसके अंदर क्या पाई जाएगी, जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाएंगे, जो क्या करेंगे, जड़ से खनिज लवण तथा जल को क्या है, पूरे पादप के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।